भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र। पर इस लोकतंत्र का हिस्सा कौन है? आखिर कौन कहलाता है भारत का नागरिक? देखिए, ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि ये एक पहचान की कहानी है। और ये कहानी लिखी है हमारे संविधान के पन्नों में। तो चलिए, आज भारतीय संविधान के आर्टिकल्स यानी अनुच्छेद 5 से 11 की कहानी को समझते हैं। ये वो आर्टिकल्स हैं जो हमें बताते हैं कि आज़ादी के ठीक बाद भारत ने अपनी नागरिकता की परिभाषा आखिर तय कैसे की। तो हम शुरुआत करेंगे नागरिकता के बिल्कुल बेसिक आधार से। फिर देखेंगे कि विभाजन का इस पर क्या असर पड़ा। प्रवासी भारतीयों के अधिकारों को जानेंगे, नागरिकता के कुछ मूल सिद्धांतों को समझेंगे, संसद की इसमें क्या शक्ति है उस पर बात करेंगे, और आखिर में नागरिकता के असली मतलब पर थोड़ा सोचेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चलिए बात करते हैं अनुच्छेद 5 की। यही वो आर्टिकल है जो नागरिकता की नींव रखता है। ये हमें बताता है कि 26 जनवरी 1950 मतलब जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ, उस दिन भारत का नागरिक आखिर किसे माना जाएगा। तो इसके लिए 3 सीधी साधी शर्तें थीं। पहली, कि उस व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ हो, सिंपल। दूसरी, अगर जन्म बाहर भी हुआ हो तो कोई बात नहीं, उसके माता पिता में से कोई एक भारत में जन्मा हो। या फिर तीसरी शर्त, कि वो संविधान लागू होने से ठीक पहले कम से कम 5 साल से भारत में ही रह रहा हो। तो आप देखिए, हमारे संविधान ने नागरिकता को जन्म, वंश और निवास, इन तीनों ही मजबूत आधारों से जोड़ा। अब हम इतिहास के एक बहुत ही उथल-पुथल वाले दौर में चलते हैं। भारत का विभाजन, ये एक ऐसी घटना थी जिसने लाखों लोगों की जिंदगियों को पूरी तरह बदल दिया। और इतनी बड़ी मानवीय त्रासदी को संभालने के लिए संविधान में कुछ खास प्रावधानों की जरूरत थी, जो हमें मिलते हैं अनुच्छेद 6 और 7 में। जरा सोच कर देखिए, साल है 1947। लाखों लोग अपना घर-बार, अपनी जमीन सब कुछ छोड़कर एक नई सरहद के पार जा रहे हैं। इसी मुश्किल और बेहद भावुक माहौल में नागरिकता के नियम बनाए जा रहे थे। तो अनुच्छेद 6 उन लोगों के लिए था जो पाकिस्तान से भारत आए थे। उन्हें नागरिकता दी गई, खास तौर पर अगर वो 19 जुलाई 1948 की इस अहम तारीख से पहले आ गए थे। वहीं दूसरी तरफ अनुच्छेद 7 उन लोगों के बारे में था जो भारत से पाकिस्तान चले गए थे। तो आमतौर पर तो उनकी नागरिकता खत्म हो गई, लेकिन हाँ, एक खास परमिट के तहत अगर वो भारत लौटते हैं तो उन्हें नागरिकता वापस मिल सकती थी। अच्छा, अब उन भारतीयों की बात करते हैं जो उस वक्त देश से बाहर रह रहे थे। हमारे संविधान निर्माताओं ने उन्हें भी नहीं भुलाया। अनुच्छेद 8 ये पक्का करता है कि भारत की जड़ें दुनिया में कहीं भी हों, वो भारत से हमेशा जुड़ी रहें। और जानते हैं, प्रोसेस बहुत ही आसान रखा गया था। कोई भी व्यक्ति जिसके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में जन्मे हों और वो खुद विदेश में रह रहा हो, तो वो बस अपने लोकल इंडियन एम्बेसी में जाकर खुद को भारतीय नागरिक के तौर पर रजिस्टर करवा सकता था। ये दिखाता है कि भारत की पहचान सिर्फ उसकी सीमाओं तक ही सीमित नहीं थी। अब आते हैं उन सिद्धांतों पर, उन प्रिंसिपल्स पर जो आज भी भारतीय नागरिकता को कंट्रोल करते हैं। अनुच्छेद 9 और 10 ये नागरिकता के 2 बहुत ही जरूरी और स्थायी नियम तय करते हैं। देखिए, अनुच्छेद 9 एक बहुत सीधी और साफ बात कहता है, अगर कोई भारतीय नागरिक अपनी मर्जी से किसी और देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता अपने आप खत्म हो जाएगी। सीधी सी बात है, भारत ड्यूअल सिटीजनशिप को नहीं मानता। और फिर आता है अनुच्छेद 10 जो एक तरह का सुरक्षा कवच है। ये कहता है कि जो भी व्यक्ति भारत का नागरिक है वो नागरिक बना रहेगा। उसकी नागरिकता सिर्फ और सिर्फ संसद द्वारा बनाए गए कानून के तहत ही बदली जा सकती है। इसे यूं ही अचानक या मनमाने ढंग से नहीं छीना जा सकता। और अब हम आते हैं नागरिकता से जुड़े सबसे शक्तिशाली प्रावधान पर, अनुच्छेद 11। ये एक ऐसा अनुच्छेद है जो भविष्य के लिए नागरिकता के सारे अधिकार भारत की संसद को सौंप देता है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? कि संविधान निर्माताओं ने नागरिकता के नियमों को पत्थर की लकीर नहीं बनाया। वो समझते थे कि समय बदलेगा, देश की जरूरतें बदलेंगी, और इसीलिए उन्होंने ये शक्ति संसद को दी कि वो भविष्य के हिसाब से कानून बना सके। अनुच्छेद 11 संसद को नागरिकता से जुड़े किसी भी विषय पर नया कानून बनाने, नागरिकता कैसे मिलेगी या कैसे खत्म होगी, इसके नियम तय करने और मौजूदा नियमों में बदलाव करने का पूरा अधिकार देता है। और ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है। इसी शक्ति का इस्तेमाल करके संसद ने 1955 में नागरिकता अधिनियम यानी सिटीजनशिप एक्ट बनाया। यही वो कानून है जो आज भी जन्म, वंश, पंजीकरण और प्राकृतिकरण के आधार पर नागरिकता देने की व्यवस्था करता है।
और हाँ, भविष्य में भी संसद के पास इसमें बदलाव करने की शक्ति बनी हुई है। तो इन सभी कानूनी अनुच्छेदों को समझने के बाद सवाल ये उठता है कि इनका असली मतलब क्या है। ये सिर्फ कुछ नियम नहीं है, बल्कि इनके पीछे एक बहुत गहरी सोच और एक भावना है। जब हम इन सभी अनुच्छेदों को एक साथ देखते हैं ना, तो एक पूरी तस्वीर उभरती है। ये सिर्फ सूखे कानून नहीं है, ये उस ऐतिहासिक समय की भावना को दर्शाते हैं। इन्होंने विभाजन की त्रासदी, शरणार्थियों की पीड़ा और एक नए भारत के भविष्य की उम्मीदों को एक साथ मिलाकर नागरिकता को परिभाषित किया। नागरिकता ये सिर्फ एक कानूनी शब्द नहीं है, यह उस मिट्टी से जुड़ाव है जहां हम पैदा